नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 29 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें पॉलिटी के कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इसको हम पढ़ेंगे। इथेनॉल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि कुछ डेटा आया है सामने जिसके कारण से चर्चा में है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की एक लकड़ी है, आगवुड कहा जाता है उसको साइट्स ने अपने निगरानी वाले श्रेणी से हटा दिया है। अब उसका व्यापार आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा कल राष्ट्रपति महोदया ने संडे का लाभ उठाया और एंजॉय किया थोड़ा सा राष्ट्रपति जी ने, और 9 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और मनु भाकर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। तो कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जहाँ से आपके सवाल बनते हैं पीटी मेंस एग्जामिनेशन में, तो वो पूछे जाएंगे, इसलिए उसको करना सही रहेगा। साइट्स के बारे में भी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हेडलाइन देखिए क्या है। हेडलाइन वही है, एक तो है, एक तरफ बड़ा ही सुखद सा हेडलाइन है और एक तरफ बड़ा ही दुखद सा हेडलाइन है, जिसके अपराधी जो हैं ये कोचिंग हैं, बड़े बड़े रील वाले टीचर्स हैं, और उसके अलावा नेता और पुलिस का कार्टेल है एक तरीके से। आप दिल्ली आइए, भले दक्षिणी दिल्ली वाले राजेंद्र नगर करोल बाग इलाके में जाएं और या उत्तरी दिल्ली मुखर्जी नगर इलाके में आएँ, सभी लाइब्रेरी वाले लोकल थाना को पैसा जमा करते हैं और जो बड़े कोचिंग हैं वो म्यूनसिपैलिटी के अलग अलग पार्टियों को पैसा देते हैं, तभी जाके सबका इल्लीगल काम चलता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सभी का इल्लीगल काम चलता है। मुखर्जी नगर से लेकर और राजेंद्र नगर तक में सभी जगहों पर बेसमेंट में आपको 3-3, 400 बच्चे बैठे हुए मिलेंगे कुर्सी लगाकर। लाइब्रेरी तो मैक्सिमम बेसमेंट में ही चलते हैं। बड़े बड़े कोचिंग जो सारे टीचर आपको नैतिकता, फिलॉसफी, ज्ञान, हिस्ट्री के, दर्शन के चीज़ें पढ़ाते हैं यूट्यूब पर आकर, वो सभी के सभी दरअसल में इल्लीगल कमाई कर रहे होते हैं इन बच्चों की जान को खतरों में डालकर। पटना का ही हाल ले लीजिए, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं, बच्चे समझते हैं कि ये बहुत अच्छे टीचर हैं जिन्होंने हमें गोदाम में 400 बच्चों, हज़ार बच्चों को ठूसा हुआ है, 1000 बाहर लाइन में लगे रहते हैं और इससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपकी जान ही है, उससे भी बड़ा है क्या कुछ। पटना से लेकर दिल्ली से लेकर किसी भी कोचिंग संस्था का हाल ले लीजिए, जितने बड़े शिक्षक आपको मिलेंगे नाम वाले, रील वाले, उन सभी का यही हाल है। और क्या होगा इसके पश्चात, क्या वो करेंगे, ये सबका रिएक्शन वीडियो आएगा जिस पर टना करके रील का एक म्यूजिक लगा दिया जाएगा और उसमें ऐसे ही शेर व शायरी होंगे कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, क्यों डरे डूबने से, क्या होगा तो मरने का तजुर्बा होगा, या फिर बातों से कोई कहाँ सीखा है, अनुभव चाहिए होता है, मरने का भी अनुभव चाहिए होता है। तो यही सब चीज़ें करके शेर व शायरी आएंगी। फिर बकैत जो टीचर हैं 1-2 उनके आएंगे कि क्या हो गया, देखो उस स्टूडेंट का वो मर गया लेकिन लाइब्रेरी छोड़कर नहीं भागा, डेडिकेशन देखो, फलाना ठिकाना, सब बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप स्टूडेंट्स की मृत्यु हो जाती है, 2 लाख फ़ी ले लेते हैं, घर पे बैठ के वो आराम कर रहे होते हैं। तो यही हाल है। ये राव आईएएस का था। एक आईएएस का नाम आया कोचिंग का क्योंकि उसके साथ हादसा हो गया है। अगर जांच होना तो एक भी कोचिंग ऐसा नहीं है जिसके साथ ऐसा नहीं है। सारे कोचिंगों के बेसमेंट में क्लास चलते हैं या काम चलते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। पटना का भी हाल ऐसा ही है। 3-3, 4-4 फ्लोर पर बच्चे ठूसे हुए हैं, निकलने तक का जगह नहीं होता, रास्ता नहीं होता। सोचिए कभी भूकंप आ जाए तो भागेंगे तो क्या होगा, 5वीं मंजिल से कूदना पड़ेगा उनको। ठीक है, हादसा जिस दिन होगा उस दिन सीख जाएंगे, तब तक मेरी बातें शायद आपको ख़राब लगे क्योंकि आपके भगवान टीचर होते हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मनु भाकर हैं, इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है शूटिंग में भारत के लिए। 22 ईयर ओल्ड हैं ये और शानदार किया। 2022 के पश्चात पहली बार भारत को 2022 के पश्चात से शूटिंग में हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अभी 2022 के बाद से इसको ध्यान में रखिएगा। मनु भाकर जी ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ओके, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने जीता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। और कहाँ पर, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में। मेडल तालिका जब आ जाएगा पूरा का पूरा तो उसको हम लोग एक अलग से वीडियो में करेंगे, ओलंपिक के सारे पीटी फैक्ट जहाँ से ओलंपिक के सवाल बनते हैं उसको भी हम लोग करेंगे। साथ में और क्या क्या न्यूज़ है आज, तो आज हम लोग कैपिटल गेन टैक्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। बजट आने के बाद से कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है
क्यों इसको लेकर चर्चा है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ओके, चलते हैं आज के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल में आज का क्या है कि भूल जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगेटन, ये चर्चा में आ गया है, इसको भी हम लोग समझेंगे। और भी कई सारे टॉपिक है जिसको इथेनॉल वगैरह को समझेंगे। एक चीज़ मैं आपसे ये बोल दूँ, अपनी जान की सुरक्षा खुद कीजिएगा, सरकार, कोचिंग, इन सब पर भरोसा मत कीजिएगा। चलते चलते बिजली का शॉक लगने से बच्चे मर रहे हैं, तो किसी को भगवान मत मानिए। कोई भी इंसान इंसान ही होता है। कोई भी आपको अगर अंधेरे का डर दिखा रहा है तो आपको टॉर्च बेचना चाहता है। कोई अगर आपको धर्म खतरे में बता रहा है तो उसकी कुर्सी खतरे में होती है। कोई आपको ये बता रहा है कि तजुर्बा मिल जाएगा आपको यूपीएससी पढ़ने से, तो दरअसल में उसको उस तजुर्बे से लाभ कमाना होता है। समझिएगा इस छोटे से चीज़ को। आपके शरीर के ऊपर जो मस्तिष्क का भाग है उसका उपयोग कीजिए, अपने डिसीजन खुद लिया कीजिए, गलत चीज़ों के लिए सवाल किया कीजिए, तो वो ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा मैं। चलिए शुरू करते हैं, अपना टॉपिक पढ़ते हैं। 71 बीपीएससी को लेकर और 70 बीपीएससी को लेकर अपना आंसर राइटिंग का ग्रुप चलता है। उसमें अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसमें डेली आंसर राइटिंग होता है। कुछ भी हिडन टर्म एंड कंडीशन नहीं होता है, मेरा क्लास नहीं होता है, कोई डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम होता है। जो होगा वो आपको मुँह पर बता दूंगा, नहीं होगा तो नहीं बताऊँगा। तो इसमें अगर आप जुड़ते हैं तो अभी पॉलिटिक एनसीईआरटी हमने शुरू किया है, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है, फिजिकल ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी को GS2 के साथ में हम लोग करेंगे। 7th की पॉलिटी अभी चल रही है, उसके आंसर राइटिंग चल रही है। अगर आप जुड़ेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। इसमें शनिवार को निबंध भी मिलता है। निबंध के लिए एक अलग से भी ग्रुप है। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करना चाहते, केवल निबंध लेखन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ग्रुप है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज कीजिए, कहीं पर भी आपको मैं ऐड कर दूंगा। ओके, प्राइस वगैरह भी नॉर्मल ही हैं, जितने होने चाहिए, कम ही है। मार्केट में जितने प्राइस आपसे वसूले जाते हैं उससे तो कम ही है। ओके, चलिए देखिए आगे क्या है। जो आज सबसे बड़ा न्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट टू बी फॉरगेटन। दरअसल में है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मद्रास हाई कोर्ट के एक केस को सुनने जा रही है, राइट टू बी फॉरगेटन, भूल जाने का अधिकार के तहत में सुनने जा रही है। जिसके हेड जो करेंगे, इस बेंच का हेड 3 जज का बेंच बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। जिसके हेड कौन करेंगे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं चंद्रचूड़ जी, वही इसको हेड करेंगे। इसलिए चर्चा में आ गया है। इस केस को ज़रा हम लोग समझेंगे कि क्या है ये मुद्दा, क्या होता है राइट टू बी फॉरगेटन। दरअसल में केस था जिसमें एक व्यक्ति के खिलाफ में मद्रास हाई कोर्ट में केस चल रहा था, जिसमें इंडियन कानून पोर्टल पर 2014 के एक केस के बारे में लिखा हुआ था और उसको हटाया नहीं गया। और जिस पर्सन का नाम था उस केस में, इस केस का नाम आप पढ़ सकते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो वीडियो चेक में चला जाता है, फिर आप लोगों को लो क्वालिटी का वीडियो मिलता है। वैसे ही कई सारे स्टूडेंट्स परेशान करने के लिए मैं आपको सामने से बता रहा हूँ। पता नहीं किस तरह की चीज़ें हैं, समझ ही नहीं पाता हूँ। रिपोर्ट कर देते हैं वीडियोज़ को, जिसके कारण से वीडियो मेरा काफ़ी अच्छा खासा चेक में चला जाता है, नए वीडियो जब मैं अपलोड करता हूँ, जिसके कारण से आप देखते होंगे शुरुआत में वीडियो को तो आपको लो क्वालिटी दिखती होगी, फिर शाम तक या रात तक आपको अच्छी क्वालिटी की यही सेम वीडियो आपको अच्छी क्वालिटी में दिखने लग जाएगी। तो ये भी एक समस्या हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, समस्याएं आती रहेंगी। तो इसमें आप देख सकते केस का नाम लिखा हुआ है, जिसके कारण से उस व्यक्ति का नाम उस पोर्टल पर था। जब उसने ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो उसको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं दिया गया, क्योंकि उसका नाम था इस केस में, जबकि इस केस का फैसला आ चुका था। इस कारण से उस व्यक्ति ने मद्रास हाई कोर्ट में एक डाला था अपील कि राइट टू बी फॉरगेटन, मेरा नाम हटाया जाए इन पोर्टलों से, सभी इंटरनेट के जगहों से हटाया जाए। ये एक बड़ा ही मुद्दा है, बहुत ही बड़ा गंभीर सा मुद्दा है कि इंटरनेट पर या कहीं पर भी किसी भी चीज़ में अगर एक बार आपका कोई डेटा अपलोड हो जाता है तो उसको हटाया किस प्रकार से जाए। जैसे मान लीजिए किसी को किसी चीज़ में दोषी शुरुआत में केस दर्ज हुआ, किसी व्यक्ति के खिलाफ में केस दर्ज हुआ और उस व्यक्ति का सभी जगहों पर न्यूज़ में नाम आ गया कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है। न्यूज़ वाले ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन अभी फैसला नहीं आया है जज का। जज का जब फैसला आता है तो मान लीजिए वो व्यक्ति निर्दोष निकलता है, क्या उसके निर्दोष निकलने के पश्चात ये जितने न्यूज़ हैं जो पोर्टल पर अभी भी मौजूद हैं, यूट्यूब पर अभी भी उनके वीडियोज़ मौजूद हैं, अभी भी सभी वेबसाइट पर, न्यूज़ के वेबसाइट पर उसका नाम मौजूद है, क्या वो हटाया गया? क्या वो सारे के सारे वेबसाइट और वीडियो आज भी उसको अपराधी नहीं मान रहे हैं? इसको जब निर्दोष घोषित किया गया तो इन सभी ने निर्दोष वाले न्यूज़ भी डाले होंगे, लेकिन दोषी वाला भी होगा। क्या छवि बनेगी आपकी उसके इंसान के लिए? ऑब्वियसली आप उसको दोषी मानोगे। सामान्य इंसान की प्रवृत्ति यही होती है। ठीक है,
तो ये जो चीज़ है ये क्या करता है, इंटरनेट आजकल में पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, तो ये एक अधिकार होना चाहिए। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। क्या बोला था उसने बोला था राइट टू बी फॉरगेटन होना चाहिए, राइट टू बी फॉरगेटन होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है राइट टू अरेजर, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। राइट टू अरेजर किसका कानून है, यही पूछा जा सकता है पीटी एग्जामिनेशन में। तो ये कानून किसका है, 2014 के आसपास लाया गया था, शायद 2014 या 2019 है, देखेंगे हम लोग आगे इसको। उसी समय इसको लाया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा, राइट टू इरेजर। इसको जरा जरूर ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है। भारत में क्या मामला है, क्या केस है, क्यों भारत में आवश्यकता है इस चीज़ की, उसको हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू और पृष्ठभूमि तो आपके दिमाग में बन ही गया होगा कि क्या है ये मामला और क्यों ये जरूरी है। ठीक है, देखिए भूल जाने का अधिकार किसको कहा जाता है। भूल जाने का अधिकार इंटरनेट सर्च, डेटाबेस, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है जब यह व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है, तब उसको हटाने का अधिकार जो है ये माना जाता है राइट टू बी फॉरगॉटन, भूल जाने का अधिकार। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को, अभी मैंने उदाहरण दिया, उसको दोषी नहीं पाया गया लेकिन न्यूज़ ने डाल दिया उसको, अब बहुत साल बीत चुके हैं, वो व्यक्ति निर्दोष हो चुका है या तो वो व्यक्ति जेल से बाहर आ चुका है अपनी सज़ा पूरी करके। क्या उसके बारे में अभी भी गलत वीडियोज और गलत न्यूज़ होने चाहिए जगह जगह पर? मैं एक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए किसी कोचिंग संस्था को आपने अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा किया एडमिशन लेने के लिए, अपना फ़ोन नंबर दिया, फ़ोटो दिया, अपना नाम दिया, आपने उस कोचिंग संस्था से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब आप चाहते हैं कि वो आपका डेटा डिलीट कर दे क्योंकि वो आपका डेटा को बेचकर पैसे कमाएगा। क्या ये इसमें आएगा? बिल्कुल, ये भी इसी में आएगा। कहीं पर भी मान लीजिए किसी दुकान में ही आप शॉपिंग करने गए, और आजकल सभी दुकानों में फैशन है कि नंबर मांगते, कभी मांगते तो मना कर दिया कीजिए, वो आपसे ज़बरदस्ती नहीं मांग सकते, सीधा सीधा बोलिए कि मुझे नहीं देना आपको नंबर, बात ख़त्म। फिर वो आपको मैसेज करते हैं ऑफ़र आया है। तो ये अगर आप डिलीट करवाना चाहें तो कैसे करवा सकते हैं? ये अधिकार जो आपको मिला हुआ है इसके तहत आप इसको डिलीट करवा सकते हैं। गूगल स्पेन मामले में यूरोपीय संघ के न्यायालय ने वर्ष 2014 के निर्णय के बाद RTBF का प्रचलन हुआ था। गूगल स्पेन मामले में यूरोपियन न्यायालय जो है उसी के पश्चात से राइट टू इरेज, और जो अभी मैंने आपको बताया उसको शुरू किया गया था। राइट टू बी फॉरगॉटन को सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय GDPR के तहत यूरोपीय संघ में एक वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में कई अदालतों के द्वारा इसको बरकरार रखा गया है। भारत में कोई यह कानून नहीं है जो विशेष रूप से कोई भूल जाने का अधिकार प्रावधान करता हो। हालांकि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इस अधिकार को मान्यता देता है, लेकिन ये अधिकार अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया है। हमारे यहाँ कैसे लागू हो जाएगा ये सब चीज़ें? गूगल स्पेन का मामला क्या था? इस मामले में यूरोपियन CJEU ने एक स्पेनिश नागरिक के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसने गूगल से अपने बारे में समाचार पत्रों के 2 लिंक हटाने का अनुरोध किया था। यह माना गया था कि प्रोसेसिंग के उद्देश्य के संबंध में अपर्याप्त, अप्रासंगिक या अत्यधिक पाए जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी को मिटा दिया जाना चाहिए। ये यूरोपियन न्यायालय का फैसला आया था उस समय। उसके पश्चात इस चीज़ की चर्चा शुरू हुई कि क्या वाकई इंटरनेट से कोई लिंक या कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई नंबर, कोई फ़ोटो, इसको हटाए जाने का अधिकार जिसका फ़ोटो है, जिसका वीडियो है, जिसका ऑडियो है, उसको नहीं होना चाहिए क्या? क्या आपको ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि आपका वीडियो इंटरनेट से हटाया जा सके, पूरे इंटरनेट से हटाया जा सके, उससे संबंधित सभी URL को ब्लॉक किया जाए? मोदी जी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना, भारत सरकार ने उसको URL को ब्लॉक कर दिया, 2002 के दंगों पर बना था, आपको पता होगा। तो क्या इस तरह का अधिकार सामान्य लोगों को नहीं होना चाहिए क्या, कि उनके संबंध में कोई गलत इन्फॉर्मेशन या उनके फ़ोटो का मिस यूज किया जा रहा है तो उस URL को ब्लॉक कर सकें? बिल्कुल होना चाहिए। यूरोपीय न्यायालय के बारे में, यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस कानूनी मामलों के लिए 1952 में स्थापित यूरोपीय संघ का सर्वोच्च न्यायालय है। यूरोपीय संघीय न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड जनरल कोर्ट का संयुक्त रूप से इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में स्थित है। रोम संधि के अनुच्छेद 164 के अनुसार ये काम करता है। हमें इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए था। भारत में RTBF राइट टू बी फॉरगॉटन का ज़रूरत क्या है? भारत में RTBF को कोई विधायी मंजूरी प्राप्त ही नहीं है। हम हर चीज़ में थोड़ा सा पीछे रहते, इसमें भी पीछे हैं। हालांकि पुट्टासामी निर्णय, पुट्टासामीवाद क्या है? 2017 का है, भूल जाते हैं।
राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी का अधिकार जो दिया गया था वो इसी में दिया गया था। निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अब आप मुझे बता दीजिए निजता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 19 के तहत में है, 21 के तहत में है या किसके तहत में आएगा, ये आप ज़रा मुझे बता दीजिए। छोटा सा सवाल पूछा है, हालांकि पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में ये सवाल। पुट्टुस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण रखने, स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम होने का अधिकार भी इंटरनेट पर अपने अस्तित्व को नियंत्रित करने के उसके अधिकार को शामिल करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था। यानी कि थोड़ा सा तो अधिकार मिल चुका है, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक कानून नहीं बना है अभी तक किसके लेकर, तो राइट टू बी फॉरगॉटन को लेकर। वर्तमान में कई उच्च न्यायालय ने इस अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णयों में भूल जाने के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता दी है। उदाहरण के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय एक महिला को यह कहते हुए भुला दिए जाने के यह अधिकार पश्चिमी देशों की प्रवृत्ति के अनुरूप है। महिलाओं से जुड़े सामान्य व अति संवेदनशील मामले जो संबंधित व्यक्ति की शीलता तथा प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं में भूल जाने के अधिकार का पालन किया जाना चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस तरह का फैसला दिया था। देखिए दरअसल में कर्नाटक उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, अभी भी उसका मद्रास ही नाम है। जैसे प्रयागराज नाम भले चेंज हो गया, लेकिन कोर्ट का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है ना, मुंबई नहीं है। तो मद्रास हाई कोर्ट हो, कर्नाटक उच्च न्यायालय हो, इन सभी ने समय समय पर इस फैसले के बारे में कुछ न कुछ चर्चा की है। अब एक बार जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा ना, तो ये मान लिया जाएगा कि चलो भाई अब निश्चित हो गया। जैसे राइट टू प्राइवेसी जो है ये कोई एक्ट बनाकर भारत सरकार के द्वारा तो नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी वाद में बोला और वो एक्ट के जैसे मान्यता मिल जाती फिर उसको देश में। इसीलिए माना जाता है कई बार न्यायपालिका के जो कई सारे फैसले हैं वो एक्ट के जैसे काम करते हैं संपूर्ण देश भर में। तो ये भी एक ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से एक अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और गूगल से पूछा कि क्या निजता का अधिकार में इंटरनेट से अप्रासंगिक सूचनाओं को हटाने का अधिकार शामिल है। अप्रासंगिक का मतलब होता है इरेलेवेंट। प्रौद्योगिकी गहन एकीकरण, डेटा के डिजिटलीकरण के साथ एक साधारण गूगल सर्च से किसी व्यक्ति के बारे में ढेर सारी जानकारी मिल सकती है जो संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत में गारंटीकृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस पहुंचा सकती है। गूगल सर्च में बहुत कुछ मिलता है गुरु, बस सर्च करने आना चाहिए। आप लोग सर्च करते हैं ना कि किसी PDF NCERT 6th क्लास PDF, वैसे सर्च नहीं किया जाता है। एक सर्च करने का PDF सर्च करने का मैं ही समझा देता हूँ। फाइल टाइप PDF, उसके बाद से डालना NCERT क्लास 6, आपको डायरेक्ट उसका PDF ही मिलेगा आउटपुट में, अलग अलग वेबसाइट नहीं मिलेंगे। तो गूगल पर सर्च करने का अलग तरीका होता है, ये सीखना होता है। ऐसे समय में जब न्यायपालिका अपनी महत्वाकांक्षी ई न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण प्रवेश कर रही है, तो RTPF जैसे अधिकारों को न्यायिक डेटा भंडारण प्रबंधन के लिए विकसित किसी भी तकनीक के समाधान में भी कोडित करना होगा। न्यायालय भी अगर किसी चीज़ पर फैसला दे रही है तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा क्या इस फैसले को भी ऑनलाइन हटा दिया जाना चाहिए या इसको ऑनलाइन भी रखना चाहिए। या मान लीजिए किसी को निर्दोष का साबित करने का अधिकार मिला हुआ, निर्दोष साबित कर दिया गया है, तो क्या उसको ऑनलाइन रखना चाहिए या हटा देना चाहिए। RTVF के बारे में आपको जानकारी पता चल गई होगी। कौन से वाद में, पुट्टास्वामी वाद में थोड़ा सा चर्चा किया गया था इसका। अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग बार इसकी चर्चा की है और अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर फैसला देगी। सुनवाई शुरू हो चुकी है, फैसला भी जल्द ही आएगा और सबको पता है क्या फैसला आएगा। वही फैसला आएगा जो आपको पता ही होगा कि राइट टू बी फॉरगॉटन मूल अधिकार का हिस्सा होगा। ये सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या, देखिए इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है। इथेनॉल यूज्ड इन पेट्रोल नाउ मोर फ्रॉम मेज डैमेज फूड ग्रेन देन शुगर। इसमें ये कहा गया है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है, ये सब कहने की बातें हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इथेनॉल प्रोडक्शन मक्के से ज़्यादा किया जा रहा है शुगर की तुलना में। पहले शुगर का ज़्यादा योगदान था इथेनॉल का प्रोडक्शन में, अब किसका यूज किया जा रहा है, मक्के का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। वैसे ही मक्का प्रोडक्शन, मक्का की खपत भारत में बढ़ गई है, तब मक्के का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है इथेनॉल के प्रोडक्शन में। इथेनॉल को फ्रेगमेंटेशन के विधि के द्वारा, उस विधि का हिंदी में नाम मैं भूल गया गुरु, उस विधि के द्वारा इसको अल्कोहल में बदला जाता है। 99.8% प्योर अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल को कैसे बोलते केमिस्ट्री में, OH, है ना। तो अल्कोहल में बदला जाता है और इसका उपयोग आप पेट्रोल मिक्स करके ईंधन के तौर पर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा,
हम मान लीजिए 25% तक मिक्स कर देंगे, तो हमें 75% ही चाहिए होगा पेट्रोल, बाकी 25% इथेनॉल हो गया। 1 लीटर में हमने मान लीजिए 250 ग्राम अगर हमने बचा लिया, तो सोचिए कितना सारा पैसा हमने 25% पैसा जो पेट्रोल पर हम खर्च करें उसमें कटौती हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार जी जान से लगी हुई है कि इथेनॉल को प्रोडक्शन को भारत में बढ़ाया जाए, बूस्ट किया जाए, अलग अलग नीतियों का निर्माण कर रही है और उसके द्वारा भारत में इथेनॉल मिक्सचर को और भी ज़्यादा बढ़ाने की सरकार कोशिश कर रही है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था न्यूज़ में कि जो ग्रेन्स हैं हमारे देश में, उनका योगदान इथेनॉल प्रोडक्शन में अब करीब में 50% के आसपास में पहुँच रहा है। और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसके द्वारा हम क्या कर पाएंगे, तो धीरे धीरे करके हम एक पेट्रोल की खरीदारी, बाहरी कच्चे तेल की खरीदारी पर कुछ हद तक लगाम लगा पाएंगे। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल को लेकर हमारा क्या मिशन है, इन सभी चीज़ को हम अब डिटेल में समझेंगे। इथेनॉल के बारे में थोड़ा सा साइंस का भी समझेंगे कि भाई क्या होता है ये, क्योंकि वहाँ से भी पूछा जाता है। यूपीएससी पीटी का सवाल आप उठाकर देखिए, बार बार आपको ईंधन टॉपिक से सवाल मिलेंगे, ईंधन टॉपिक से सवाल मिलेंगे आपको। सारे पीसीएस एग्जामों में ईंधन टॉपिक से कोई न कोई एक सवाल जरूर टकराता है। देखिए क्या होता है ये और क्या मिशन है, क्या हम पाने की कोशिश कर रहे हैं इसके द्वारा। भारत ने 2023 में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लॉन्च किया था। 2025 तक पूरे को कवर करने की कोशिश, पूरे देश में कवर करने की कोशिश की जा रही है। भारत में इथेनॉल का उत्पादन गन्ने से निर्मित गुड़ से लेकर चावल, मक्का, अन्य अनाज जैसे विभिन्न फीड स्टॉक के द्वारा किया जाता है, जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। उन सभी फूड्स का उपयोग, उन सभी ग्रेन्स का उपयोग किस में किया जा सकता है, तो इथेनॉल प्रोडक्शन में किया जा सकता है। क्या दालों का उपयोग किया जा सकता है क्या? एक सवाल बन सकता है कि निम्न में से किसका किसका उपयोग इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए किया जा सकता है। तो इसलिए इस तरह के टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिए। यह कदम जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, सतत ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये सब डेकोरेटिव वर्ड हो गए। इथेनॉल जैसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। एथिल अल्कोहल अभी मैंने बताया, OH इसमें लगा होता है। OH ही तो होता है ना, केमिस्ट्री अगर थोड़ा बेसिक भी पढ़ा होगा तो OH अल्कोहल ग्रुप होता है। यह गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं, बायोमास जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पादित जैव ईंधन होता है। गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं, बायोमास जैसे विभिन्न स्रोतों से, जिन सभी में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी होते हैं। इथेनॉल के उत्पादन प्रक्रिया में खमीर द्वारा एथिल हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रिया के माध्यम से शर्करा का किण्वन किया जाता है। ये किण्वन शब्द ही मैं भूल रहा था, फर्मेंटेशन कहा जाता है इसको। इथेनॉल 99.9% प्योर अल्कोहल होता है। क्या इसको कंज्यूम किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कंज्यूम किया और निकल लिए, इस तरह का हो जाएगा ये। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर, तो दवाई की इंडस्ट्री में, पेट्रोल में मिक्स करने में, इन सभी जगहों पर हो सकता है। फार्मास्यूटिकल में हो सकता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में भी हो सकता है। इसे स्वच्छ ईंधन विकल्प बनाने के लिए पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है। ईंधन योग्य होने के अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन से घुलनशील पदार्थों के साथ डिस्टिलरीज का सूखा अनाज, बॉयलर के भस्मक, राख से पोटास जैसे मूल्यवान उप उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिनका विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग होता है। इथेनॉल अपने साथ कई सारे बाय प्रोडक्ट्स भी बनाता है, जिसका उपयोग अन्य अलग अलग इंडस्ट्री में किया जाता है। इथेनॉल उत्पादन के उत्पाद क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? घुलनशील पदार्थों के साथ डिस्टिलरीज, सूखा अनाज जो हमें मिलता है, इसका भी उपयोग किया जाता है पशु आहार के रूप में। देखिए क्या बोला गया है कि यह अनाज में स्टार्च के किण्वन और इथेनॉल निकलने के बाद जो बचा हुआ अवशेष होता है वही इसमें मिलता है हमें, और ये बाय प्रोडक्ट है इथेनॉल प्रोडक्शन का, और इसका उपयोग पशु चारे के रूप में किया जा सकता है। बॉयलर के भस्मक, राख से भी पोटास बनाया जाता है। बॉयलर में इथेनॉल उत्पादन के बाद बची राख में 28% तक पोटास होता है और इसको उर्वरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ईंधन के रूप में इथेनॉल का अनुप्रयोग, इनका क्या एप्लीकेशन होता है? तो इथेनॉल का उपयोग परिवहन क्षेत्र में गैसोलीन के नवीकरणीय, अस्थायी व जैव ईंधन विकल्प के रूप में किया जाता है। इसे विभिन्न अनुपातों में पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है, जैसे E10 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल, E20 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। अब E10 और E20 पूछ लेगा आपसे तो आपको बुखार लगेगा कि नहीं, मुझे बताइए ज़रा। पूछेगा कि हाल ही में E10 और E20 चर्चा में रहे, क्या है ये? G20 के ही अलग अलग निकाय हैं क्या? रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध में उपयोग किया जा रहा बम है ये E10 और E20। इस तरह के खतरनाक ऑप्शन दे सकता है और आप फंस सकते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इथेनॉल 10 और इथेनॉल 20 कहा जाता है इनको।
भारत सरकार ने नवीकरणीय ईंधन के रूप में इथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर देश की निर्भरता को कम करना, कार्बन उत्सर्जन में कटौती, किसानों की आय को बढ़ावा देने के पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण करना। देखिए कितना सारा काम एक चीज़ से हो रहा है, इथेनॉल से। अब देखिए इथेनॉल के उत्पादन के लिए हमें क्या चाहिए, मक्का चाहिए, चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए और भी कई सारे तरह के कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो होते हैं ना, वो सारे हमें चाहिए होता है। वो कहाँ से मिलेंगे, हमें किसानों से मिलेंगे। किसानों को थोड़ा सा अच्छा दाम मिल जाएगा ऐसा उम्मीद किया जा सकता है ना। इथेनॉल मिश्रण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, वायु प्रदूषण को कम करने, स्वच्छ हवा में योगदान देने, जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर सकता है। मतलब कि सब कुछ कर सकता है ये। भारत के फीड स्टॉक का विविधीकरण। भारत में इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से सी भारी गुड़ पर आधारित था, जिसमें 40 से 45% चीनी सामग्री होती थी, जिससे प्रति टन 220 से 225 लीटर इथेनॉल प्राप्त होता है हमें। भारत ने इथेनॉल उत्पादन उपज और दक्षता बढ़ाने के लिए सीधे गन्ने की रस की खोज की और अब हम गन्ने के रस से इथेनॉल भी बनाते हैं और उससे चीनी भी बनाते हैं। देश ने चावल, क्षतिग्रस्त अनाज, मान लीजिए कोई एफसीआई के गोदाम में चावल सड़ गए हैं, मक्के का बहुत ज़्यादा योगदान हो गया है, ज्वार, बाजरा, कद्दन को शामिल करके अपने फीड स्टॉक को विविधता प्रदर्शित की है। अनाज से इथेनॉल की पैदावार गुड़ की तुलना में अधिक होती है। चावल से 450 से 480 लीटर एक टन चावल से, अनाज से 380 से 460 लीटर प्रति टन उत्पादन होता है किसका, इथेनॉल का। इसलिए अब क्या जरूरी होगा, लेकिन जहाँ पर जिस देश में भूखे लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा हो कि 82 करोड़ लोगों को, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, 82 करोड़ लोगों को भारत सरकार को अनाज देना पड़े, वहाँ पर हम लोगों के अनाज लेकर उनका इथेनॉल उत्पादन में योगदान नहीं करवा सकते हैं। ये क्या मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया इसका दूसरा पक्ष। जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसको ऐसा करना चाहिए, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। चीनी मिलों से ने चावल, क्षतिग्रस्त अनाज, मक्का का धन को फीड स्टॉक का उपयोग करने की विविधता ला दी है। अग्रणी चीनी कंपनियों ने डिजिटलीज स्थापित की है जो पूरे वर्ष कई फीड स्टॉक पर कार्य करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब गुड़ की जगह पर कई सारे जगहों पर अनाज वगैरह का भी उपयोग किया जाता है, सीधे किसके उत्पादन के लिए, तो इथेनॉल के उत्पादन के लिए। मक्के का उपयोग अब बहुत ज़्यादा हो रहा है और ग्रेन्स का उपयोग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है अब इथेनॉल उत्पादन के लिए। इसको ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार की कुछ पहल है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018, E100 पायलट प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019, प्रयुक्त खाना पकाने के लिए तेल का पुनः उपयोग, RUCO, रुको पहल। इसको क्या कहा जाता है बंधुओं, रुको पहल। क्या है ये, एक बार जिस तेल का उपयोग कर लिया उसका उपयोग मत करो, बहुत खतरनाक होता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है, हद से ज़्यादा खतरनाक होता है। पुनः तेल का उपयोग, आप जो खाते हैं ना रोड किनारे गंदे गंदे मोमोज, दिल्ली तो मोमोजों का राजधानी है, दिल्ली अपने देश की राजधानी के साथ मोमोज की भी राजधानी है, तो सारे सड़े हुए तेल में ही बनाते हैं वो लोग। या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो समोसा और ये सब चीज़ें खाते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद खाता हूँ, आपको क्या रोकूँ मैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा इथेनॉल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है कि पुतिन ने सीधा यूएस को वार्न किया है कि भाई साहब थोड़ा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बोला है कि आपने जर्मनी में मिसाइल तैनात की है, ध्यान से सुनिएगा। जर्मनी में इन्होंने मिसाइल तैनात कर दी है। जर्मन कौन सा शहर है, यहाँ पर शहर का नाम नहीं लिखा है, और वहाँ पर मिसाइल तैनात कर दी है किसने, अमेरिका ने, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें। तो पुतिन ने वार्न किया है कि ऐसा मत कीजिए, नहीं तो कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बन जाएगी। अब कोल्ड वॉर में ऐसी क्या स्थिति बनी थी जो आज तक अमेरिका के लिए नाइटमेयर के जैसे है, उसके लिए डरावना सपना है वो चीज़। क्या बोला जाता है उसको बंधुओं, उसको कहा जाता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है हिंदी में। क्यूबा देश के बारे में आपने सुना होगा, क्रांतिकारी लोगों का देश है, अद्भुत देश है। उसका कैपिटल हवाना है, अमेरिका के ठीक नीचे स्थित है, लेकिन हमेशा अमेरिका के विरोध में ही खड़ा रहा वो देश। जो अमेरिका पूरे दुनिया भर में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लागू करना चाहता था, पूंजीवादी सोच को प्रसारित कर रहा था, उसके ठीक नीचे, उसके ठीक पड़ोस में क्यूबा एक ऐसा देश था जिसने बोला कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं बनने वाले, हम अपना अलग स्टैंड लेंगे, और यूएसएसआर के साथ खड़ा हो गया।
क्यूबा आज भी दुनिया के सबसे अधिक आत्मनिर्भर देशों में से एक है, चाहे वो कोरोना का वैक्सीन बनाना हो, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो कुछ भी हो, बहुत ही शानदार सा देश है। फिदेल कास्त्रो और चे गेवरा का नाम सुना होगा, रिवोल्यूशनरीज जिनके टी शर्ट पहनकर आप घूमते हैं, चे गेवरा, चे का तो नाम सुना होगा यार, चे का नाम सुना होगा। एक कैप वाला, मुंह में सिगार लिए, सिगार क्यूबा का शानदार होता है, दुनिया में सबसे अच्छी सिगार क्यूबा के लोग ही बनाते हैं। तो चे गेवरा और फिदेल कास्त्रो का नाम आपने सुना होगा, ये सब रिवोल्यूशनरीज थे। अमेरिका ने फिदेल कास्त्रो को मारने के लिए 300 से ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे, लेकिन नहीं मार पाए। क्यूबा को झुकाने के लिए हद से ज़्यादा कोशिश किया, लेकिन एक लीडरशिप उसको मिली जिसने उसको झुकने नहीं दिया। यह बात होगी क्यूबा की। क्यूबा यूएसएसआर के पक्ष में था। कोल्ड वॉर का समय था। कोल्ड वॉर का समय रूस को, यूएसएसआर को डराने के लिए अमेरिका ने क्या किया, उसके इर्द गिर्द सारे बॉर्डर पर, चाहे वो तुर्की में हो, ब्रिटेन में हो, अलग अलग जगहों पर परमाणु मिसाइलें और अलग अलग मिसाइलें कायम कर दी, लगा दी। इसके बदले में यूएसएसआर ने क्या किया, उसने फ्लोरिडा तट से 150 किलोमीटर दूर मात्र क्यूबा के एक छोटे से आइलैंड पर न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए। अमेरिका ने दुनिया भर में तबाही मचाई है। अमेरिका के अपनी भूमि पर कोई युद्ध नहीं लड़े गए हैं आज तक। अमेरिकी गृह युद्ध के अलावा कोई युद्ध नहीं लड़े गए हैं। 9/11 हमलों के अलावा उस पर कोई बड़ा हमला भी नहीं हुआ है। ये जो चीज़ था क्यूबन मिसाइल संकट, इसके पश्चात पूरी दुनिया को ये चीज़ पता चला कि क्या हो सकता है। परमाणु युद्ध से मात्र रत्ती भर दूर थी पूरी दुनिया, लेकिन फिर जैसे तैसे मान मनौवल हुआ और अपने अपने मिसाइल दोनों ने पीछे हटाए। तो ये था वो कोल्ड वॉर का सिनेरियो। इतना सारा किस्सा मैं क्यों सुना रहा हूँ आपको? सुबह सुबह मुझे क्या हो गया है? कुछ हो गया है क्या? कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्यूबन मिसाइल संकट के बारे में सीक्वेंस लगाने के लिए आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि ये बताओ पंचशील समझौता कब हुआ, क्यूबन मिसाइल संकट कब हुआ, और 1962 में हुआ, उससे पहले क्या क्या घटनाक्रम हो रही थी, स्वेज नहर को लेकर विवाद कब हुआ। ये सब आज़ादी के पश्चात, अपने आज़ादी के पश्चात 12th की पॉलिटिक एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे। विश्व राजनीति, आधुनिक विश्व राजनीति, वहाँ पर नाम, क्यूबा मिसाइल संकट और अभी मैंने स्वेज नहर संकट, ये सब बताया है ना, ये सब पढ़ना होता है। भले ही आईआर के टॉपिक हैं और ये टॉपिक सीक्वेंस में लगा के पूछ सकता है आपसे, तो ज़रा देख लीजिए उसके बारे में, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्यूबा मिसाइल संकट, देखिए आज से 60 साल पहले दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर थी। परमाणु युद्ध का उससे बड़ा खतरा उसके पश्चात कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। क्यूबा मिसाइल संकट वो स्थिति थी अंतिम जिसमें परमाणु युद्ध बिल्कुल शुरू ही होने वाला था। कुछ घंटों का, कुछ एक दिनों का फर्क रह गया था, जिसके कारण से बच गई थी दुनिया। इसी संकट क्यूबा मिसाइल संकट के नाम जाना, जिसका हाल ही में बाइडेन ने अपने भाषण में जिक्र किया था। क्यूबा मिसाइल संकट की शुरुआत 1962 में हुई। 14 अक्टूबर को जब एक अमेरिकी टोही विमान ने देखा कि सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। उससे पहले अमेरिका को लगता था कि हम तो थोड़ी ना मिसाइल के टारगेट पर आ सकते, सोवियत संघ इतना दूर है हमसे, वो हमें परमाणु मिसाइल कैसे कर सकता है टारगेट। लेकिन सोवियत संघ ने क्या किया था, कुछ किलोमीटर के, मात्र 150 किलोमीटर दूर था, किससे, तो अमेरिका से। जिसके पास तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति को सोवियत संघ के पास बातचीत के प्रस्ताव भेजना पड़ा और अमेरिका झुका। उसके बाद रूस ने अमेरिका से लिया था बदला। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय कम्युनिस्ट देश है जिसकी अमेरिका के साथ पुरानी अदावत रही है। क्यूबा अमेरिका का पड़ोसी देश है। सोवियत संघ ने इस भौगोलिक निकटता और वैचारिक दूरी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। 1962 में शीत युद्ध अपने चरम पर था। रूस ने अमेरिका के नाक के नीचे क्यूबा में अपने परमाणु हथियारों को तैनाती शुरू कर दी, लेकिन यह रूस की एक तरफा या उकसावे वाली कार्रवाई नहीं थी। अमेरिका ने 1958 में ब्रिटेन में, 1961 में तुर्की में और इटली में 100 से ज़्यादा परमाणु मिसाइलों को तैनात कर दिया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या, कितना खतरनाक और कितना घटिया हरकत है दुनिया में जगह जगह पर परमाणु मिसाइल लगाना। ठीक है, आपने यूज़ नहीं किया, कभी कोई हादसा ही हो जाए तो किसको जवाब देंगे आप? किसकी रक्षा कर रहे थे आप? उन देशों को सोचना चाहिए जिसमें कोई दूसरा देश आकर परमाणु मिसाइल लगा के चला जाता है। मिसाइलों के जखीरे को देखकर होश उड़ गए थे। रूस ने क्यूबा को अपनी मिसाइलें अमेरिका की तरफ मोड़कर उसका बदला लिया था और 150 किलोमीटर मात्र दूर था ये वहाँ से। 14 अक्टूबर को अमेरिका के जासूसी विमान ने क्यूबा की 928 तस्वीरें खींची, जिसमें क्यूबा में रूसी मिसाइल के जखीरों को देखकर बाइडेन साहब के आज तक पसीने छूटते हैं। इसी की धमकी दी है पुतिन साहब ने फिर से कि आप मत कीजिए, क्योंकि अमेरिका फिर से मिसाइलों की तैनाती बढ़ा रहा है। कहाँ पर? तो यूरोप में और रूस के बॉर्डर के साथ लगते हुए देशों में, जिसके कारण से दुनिया और भी ज़्यादा युद्ध के करीब जा रही है। और युद्ध नहीं होना चाहिए। शांति की बात कभी भी हथियारों को लेकर नहीं की जा सकती है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कल 9 नए राज्यों के लिए अलग अलग गवर्नर को चुना है। इनके नाम भी मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बता दूंगा। और पता ही होगा गवर्नर जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आर्टिकल 155 क्या है बंधुओं? आर्टिकल 155 है जो गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है भाई, उन्हीं के द्वारा पंजीकृत और मुहर लगाकर, सीलबंद मुहर लगाकर गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 155 रीसफल किया गया है, कई सारे गवर्नरों को हटाया गया, कई सारे राज्यों का गवर्नर चेंज किया गया है, 9 राज्यों में अपॉइंट किया गया है। तो इसको बस ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी गवर्नर के कार्य फंक्शन तो कितनी बार मैंने करवाए हैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। कैपिटल गेन टैक्स बहुत ज़्यादा चर्चा में है। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, किस प्रकार से वसूला जाता है, कौन से एक्ट के तहत वसूला जाता है, ये आपसे पीटी में स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो पूंजीगत लाभ कर, इसको हिंदी में कहा जाता है। कोई पूंजी आपने प्राप्त किया, भारत सरकार तुरंत आ जाएगी, मोदी जी आएंगे, हाँ भाई निकालो टैक्स, हमारा हिस्सा निकालो, इसमें से 30% रुपया, है ना, 2 गुना लगाम। किसी पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से हमें जो भी लाभ प्राप्त होते हैं, कोई भी पूंजीगत परिसंपत्ति का आपने बिक्री किया, उस पर जो भी आपको लाभ प्राप्त हुआ, उस पर जो कर लगाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? पूंजीगत संपत्ति कर, पूंजीगत लाभ कर। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार इस लाभ को आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो भी आपने लाभ प्राप्त किया है, मान लीजिए 10,000 रुपये का आपका था वो पूंजी, आपने उसको 20,000 में बेचा है, तो कितने का लाभ आपने प्राप्त किया? 10,000 का। अब इस पर क्या बोलेंगे कि भाई 10% हमें टैक्स दे दो, यानी कि 1,000 रुपया हमारे पास जमा कर दो। बस यही है भाई। इसी को लेकर इतना शोर शराबा मचा हुआ है। बहुत ज़्यादा टैक्सेशन है भारत में। कफन पर भी टैक्स लगाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने 2 दिन पहले ही बताया था, अगर आपको लग रहा है कि आप कमा नहीं रहे हैं तो आप टैक्स थोड़ी दे रहे हैं, ये नहीं है। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस भरते हैं सारे। एक बिस्किट, एक दूध का पैकेट तो खरीदते होंगे कम से कम, उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। और बजाज जो कंपनी है, उनके जो मालिक हैं, उन्होंने बताया था कि जो स्कूटी हम मार्केट में 60,000 में बेच सकते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेशन के कारण हमें 1,20,000 में उसको बेचना पड़ता है। अब आप समझ सकते हैं टैक्सेशन का रिजीम भारत में कितना ज़्यादा हो गया है। इसलिए संपत्ति हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति को अपना द्वारा कमाए गए लाभ पर आय के रूप में कर देना होता है, जिसे पूंजीगत लाभ कर कहा जाता है। जितना आपको लाभ मिला है, अभी मैंने समझाया 10,000 का था, 20,000 में बेचा तो 10,000 का उसको लाभ प्राप्त हुआ है, तो उस लाभ पर उसको कर लगाया जाएगा। मान लीजिए 15,000 में बेचा तो 5,000 रुपये पर उसको 10% तो 500 रुपया उसको लगाया जा सकता है। पूंजीगत लाभ कर अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों प्रकार का हो सकता है। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यह कर उन संपत्तियों पर लगाया जाता है जिन्हें 1 साल या उससे अधिक की समयावधि के लिए रखा गया हो। इसके लिए दरें 0%, 15% और 20% तक हैं। बहुत ज़्यादा है ये, बहुत ही ज़्यादा है ये। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ यह कर उन परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है जिन्हें 1 साल से कम समयावधि के लिए रखा गया हो। इन पर सामान्य आयकर की दरें ही लागू होती हैं। मान लीजिए कोई आपने कैपिटल खरीदा, ठीक है, आपने 1 साल उसको अपने पास रखा, अब आप उसको बेच रहे हैं तो उस पर भी टैक्स अलग से होगा। और दीर्घकालिक होगा, मान लीजिए आपने काफ़ी समय पहले कोई संपत्ति खरीदा था, अब उसको बेच रहे हैं, तब उस पर अलग से टैक्स देना पड़ेगा आपको। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? ये एक सरकार द्वारा एक फर्म के लाभ पर लगाया जाता है। मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, उसने 100 रुपये का लाभ कमाया था, अब भारत सरकार इस पर 23 रुपया कर ले लेती है, 23% टैक्सेशन है। जबकि 2019 ईस्वी 20 ईस्वी तक इस पर 30% का टैक्सेशन था, 30 या 32% का टैक्सेशन था। एकदम से सार्वत्री भारत सरकार ने इस पर टैक्सेशन कम कर दिया। क्यों कम किया? आपके दिमाग में क्वेश्चन क्यों नहीं आता है? क्यों कम किया था भारत सरकार ने? ताकि कोरोना पीरियड में जब अलग अलग कंपनियां चीन से निकल रही थीं तो वियतनाम, बांग्लादेश न जाकर भारत आ जाएं। किसी भी चीज़ के 2 पक्ष होते हैं गुरु। मैंने भी आपको बताया था कि कॉर्पोरेट को बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है टैक्सेशन कम करने के कारण से, लेकिन भारत सरकार ने अपने उद्देश्य क्या बताए थे? उद्देश्य यही बताया था कि जो बाहर से कंपनियां भी चीन छोड़कर निकल रही, आपने सुना होगा कोरोना के बाद कई सारी कंपनियां निकली थी चीन से, तो भारत आ जाए वो, इसको लेकर भारत सरकार ने कम किया था। आई भी कंपनियां, लेकिन लाभ भी कमाया खूब उन्होंने, लेकिन उस लाभ का भारत की जनता को कोई खास फायदा
नहीं पहुंच रहा है। इसलिए आप सुनते हैं ना कि जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन जनता के लिए कुछ खास सुविधाएं नहीं हो पा रही है। बच्चे लाइब्रेरी में डूब के मर जाते हैं, करंट लग के लोग सड़क पे मर जाते हैं। ऐसे ही ट्रेन चलता रहता है, ट्रैक पुराने होने के कारण से ट्रेन पटरी से उतर जाती है। तो जनता को कोई लाभ नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि निवेश आया लेकिन रोज़गार नहीं मिल पाया, और रोज़गार मिला भी तो उससे कोई खास फ़ायदा नहीं हो पाया, क्योंकि रोज़गार का वैल्यूएशन, तनख्वाह बहुत ही कम है। अगला देखिए क्या है कि आय में खर्चों के घटने के कारण शेष सभी बची हुई आय पर कर लगाया जाता है। भारत में निगम कर की दर किसी कंपनी के स्वरूप के आधार पर निर्धारित की जाती है, यानी घरेलू निगम और विदेशी निगम अलग अलग दरों पर भुगतान करते हैं। एसटीटी क्या होता है? प्रतिभूति लेन देन कर। प्रतिभूति का मतलब होता है शेयर, सिक्योरिटीज, सामान्य भाषा में समझिएगा भी, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना हमें। यह कर भारत के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों खरीद और बिक्री के समय लगाया जाता है। लेकिन अगर आपका नुकसान हो गया तो भारत सरकार आपको कोई मदद नहीं करेगी, लेकिन अगर आपका बेनिफिट हुआ है तो तुरंत टैक्स ले लेगी आपसे। इसका समय लोग विरोध कर रहे थे। क्रेता और विक्रेता दोनों को एसटीटी के रूप में शेयर मूल्य का 0% 1% भुगतान करना पड़ता है भारत सरकार को। लाभांश वितरण कर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इतने टैक्स हैं कि क्या ही बताया जाए। लाभांश वितरण कर वह कर है जो कॉर्पोरेट द्वारा अपने शेयर धारकों को दिए गए लाभांश पर देय होता है। मान लीजिए रिलायंस का आपने शेयर खरीदा था, 10 शेयर खरीदा था। रिलायंस ने अपने शेयर धारकों को बोला कि हम सभी को पैसा देंगे, उसने आपको 10,000 रुपया दिया। अब इस पर कौन सा टैक्स आ जाएगा? इस पर डीडीटी आ जाएगा, आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपके ऊपर में लगाया जा सकता है। एक कॉर्पोरेट इकाई के लिए उच्च लाभांश का मतलब होता है कर का अधिक बोझ। वर्तमान में यह सकल लाभांश के रूप में वितरित राशि या 15% के करीब में लगाया जाता है। ठीक है बंधुओं, कितने टैक्स मैं आपको पढ़ाऊँ, तो ये सारे टैक्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अगरवुड के बारे में। अगरवुड को साइट्स ने अपने जो रोक लगा रखा था अगरवुड के व्यापार और अलग अलग चीज़ों को लेकर, उस पर से रोक हटा दी है। जरा हम इसको देख लेते हैं, न्यूज़ को, उसके पश्चात इस टॉपिक को, और फिर साइट्स को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या कहा गया है कि साइट्स जो है उसने नॉर्म्स को ईज कर दिया है। किस चीज़ को लेकर? तो अगरवुड को एक्सपोर्ट को लेकर, जिससे कई सारे बेनिफिट मिलेंगे हमारे किसान जो नॉर्थ ईस्टर्न भाग में है। त्रिपुरा मुख्य रूप से त्रिपुरा, असम और भी कई सारे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के जहाँ पर अगरवुड को उपजाया जाता है और इससे लाभ कमाया जाता है। तो अगरवुड पर अगर साइट्स ने थोड़ा सा नॉर्म इजी कर दिया है, इससे क्या होगा? आसानी से उसके एक्सपोर्ट किया जा सकता है। साइट्स क्या है, क्या काम करती है? तो फ्लोरा एंड फौना, यानी कि जीव जंतु और पेड़ पौधे, इनका जो अलग अलग एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसकी निगरानी करती है। किस जीव जंतु का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है, किस पेड़ पौधे का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है, किसका नहीं किया जा सकता है, कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा नहीं है, किसके सामने खतरा उत्पन्न हो सकता है, इन सभी चीज़ों को लेकर ये साइट्स लागू करता है। इसके जो मानक होते हैं, इसके जो नियम कानून होते हैं, वो बाध्यकारी होते हैं, वो अनिवार्य होते हैं लागू करने। तो ज़रा साइट्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे और उसके पश्चात से अगरवुड के बारे में भी देखेंगे। और इसके एक्सपोर्ट पर अब थोड़ा सा नॉर्म कर दिया गया है, मतलब कि इसके जो नॉर्म्स हैं, अलग अलग नियम कानून हैं, उनको ईज कर दिया गया है। तो ये सही रहेगा हमारे किसानों के लिए। ओके, देखिए अगरवुड क्या होता है। अगर वो इसे देवताओं की लकड़ी के रूप में जाना जाता है या धार्मिक और सांस्कृतिक सुगंध का उत्पाद होता है। अगरवुड एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, तेजी से बढ़ने वाली सदाबहार वृक्ष प्रजाति है। रेन फॉरेस्ट की है। आपके यहाँ हो सकती है, नहीं हो सकती, रेयर चांस हो जाए। वैसे कहाँ की है? तो सदाबहार वृक्ष प्रजाति है, रेन फॉरेस्ट की है। मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। यह पहुंच और लाभ साझाकरण की नई गतिशीलता का पता लगाने के लिए आदर्श बदलाव ला रहा है। भारत के अलावा अगर वृक्ष का वितरण हिमालय के कई तराई से लेकर पापुआ न्यूगिनी तक फैला हुआ है। एक्वालारिया मेलाकेसिस या अगर वृक्ष एक सुगंधित पौधा है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। असम के बाद त्रिपुरा सरकार ने किसानों को अगर की व्यावसायिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी कदम उठाए हैं और कॉमर्शियल क्रॉप्स के तहत ही आता है ये। इसके किसान कई बड़े स्तर पर खेती करते हैं और उपजाते हैं इसको खेत में, फिर उसको बेच देते हैं क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। देखिए इस प्रकार का लकड़ी होता है, शायद आपने देखा हो, कहीं कम चांस से देखा होगा। साइट्स क्या है? साइट सरकारों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में इंटर गवर्नमेंटल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीव और पेड़ पौधों की प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों का अस्तित्व का खतरा न उत्पन्न हो जाए। ठीक है, क्या काम है समझ में आ गया। वर्तमान में साइट्स में 184 सदस्य हैं। सवाल में ये पूछा जाएगा जितने यूएन के मेंबर हैं सभी के सभी साइट्स के मेंबर हैं, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट।
इसका पहला सम्मेलन 1975 में हुआ था। भारत 1976 में 25वां भागीदार देश इसका बन गया था। प्रवर्तनीयता, यद्यपि साइट्स पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, दूसरे शब्दों में इन पार्टियों के लिए कन्वेंशन को लागू करना बाध्यकारी है, लेकिन यह राष्ट्रीय कानून की जगह नहीं लेता है। अगर देश में कोई कानून बना हुआ है उस विषय को लेकर जिस पर साइट्स का भी कानून है, तो उस देश का ही कानून लागू होगा, साइट्स का लागू नहीं होगा। लेकिन बाध्यकारी होता है। दुनिया में बहुत कम समझौते हैं जो बाध्यकारी होते हैं, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब यह है कि इसे तब तक पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि इस उद्देश्य के लिए विशिष्ट घरेलू उपाय नहीं अपनाए जाते हैं। यानी कि साइट्स ने कोई अगर कानून बनाया है तो आपको अपने देश में भी कानून बनाया जाना चाहिए उस चीज़ को लेकर, जिससे आप इसको फोर्सफुली लागू कर सकें अपने यहाँ पर। अपने देश में बड़ा ही सख्त कानून है। जीव जंतु पेड़ पौधों को लेकर अगर काटते हैं या जीव जंतु को छेड़ते हैं तो आपको जेल की सज़ा हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि साइट्स पार्टियों के पास कन्वेंशन के सभी पहलुओं को लागू करने की इसकी अनुमति देने वाला कानून हो। साइट्स राष्ट्रीय विधान कार्यक्रम, राष्ट्रीय कानून को साइट्स राष्ट्रीय विधान कार्यक्रम के तहत इन सभी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। एक प्रबंधन प्राधिकरण, एक वैज्ञानिक प्राधिकरण नामित करना होगा। कन्वेंशन का उल्लंघन करने वाले व्यापार पर रोक लगाना होगा। ऐसे अवैध व्यापार को दंडित करना होगा। अवैध रूप से व्यापार किए गए रखे गए नमूनों को जब्त करना होगा। ये सब साइट्स के क्या है, नियम कानून है। संबंधित पक्ष से परामर्श के बाद साइट सचिवालय इन मानदंडों से संबंधित राष्ट्रीय कानून का आकलन करता है, देखता है कि आपने कानून सही बनाया है कि नहीं बनाया है। भाई किसके लिए साइट्स काम करता है? साइट्स काम करता है पूरी दुनिया लेवल के जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनके व्यापार को रेगुलेट करने के लिए कि आप किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती जिनको उन्हीं की जगह पर रहना चाहिए। पता चला व्यापार के कारण उस समुदाय या उस पेड़ पौधे या फिर उस जीव जंतु के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया। ठीक है। श्रेणी 1 आमतौर पर साइट्स कार्यान्वयन आवश्यकताओं को पूरा करने वाला विधान होता है। श्रेणी 2 विधान आमतौर पर सभी साइट्स कार्यान्वयन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। श्रेणी 3 विधान आमतौर पर साइट्स कार्यान्वयन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा साइट्स के बारे में, और बाध्यकारी होता है, कब इसका स्थापना किया गया ये भी ध्यान में रखिएगा, और क्या है ये बॉडी इसके बारे में भी ध्यान में रखिएगा। सारा टॉपिक आज का मैंने करवा दिया है। आपको कैसा लगा न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। सेफ रहिए, थोड़ा सा बच के रहिए, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर खुद बनिए, सुरक्षित बनिए, थोड़ा सा दूर रहिए इन सब चीज़ों से, और सही सवाल करना सीखिए, टीचर्स से भी, खुद से भी, संस्था से, सिस्टम से, सभी से। पटना से लेकर दिल्ली तक में कोचिंगों का हाल सही नहीं है। टीचर अच्छे बुरे हो सकते हैं, कोचिंग अच्छी ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पर बैठ के सही से पढ़ सकें। खड़े होकर आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर किसी खास टीचर से पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टीचर आपको सेलेक्ट कभी भी नहीं करवा पाते हैं। कोई भी टीचर आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकता है। सेलेक्ट आप खुद के बदौलत ही होते हैं। एग्ज़ाम हॉल में कोई टीचर नहीं आपके साथ में होता, आप खुद ही होते हैं। इसीलिए लंबी चौड़ी रील, लंबे चौड़े भाषण, इमोशनल डायलॉग, इमोशनल वाले चीज़ों पर मत जाइए। तार्किक सोच रखिए थोड़ा सा। ठीक।